अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएसएल 403 सोशल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 38 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर को ही हम कंटिन्यू करेंगे। द स्टैंडर्ड इंटरवेंशन को देखते हैं। टू साइकोलॉजिकल प्रोसेस कैन प्रिवेंट बीइंग हेल्पिंग एट डिफरेंट स्टेजेस। पहली है ऑडियंस इनहिबिशन इफेक्ट, स्टेज 1। इंसान किसी की मदद करने से पहले सोचता है कि शायद वहाँ इसकी ज़रूरत ही ना हो, या अगर वो हेल्प करे तो लोग बातें बनाएंगे, यहाँ तो हेल्प की ज़रूरत ही नहीं थी, ये खामखा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, या ये सब चीज़ें जो हैं इंसान को हेल्प करने से रोकती हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया गया है लेटन एंड डार्ले का। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ किया कि एक कमरे के अंदर कुछ बंदों को बिठाया गया, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जिन्होंने हिस्सा लेना था उनको बिठाया गया। उन्हें कहा गया कि आपसे मुल्की हालात के बारे में डिस्कशन की जाएगी कुछ देर तक। उससे पहले कि उन्हें एक परफॉर्मा दिया गया, एक क्वेश्चनेयर दिया गया, उन्हें कहा गया कि आप लोग इसको सॉल्व करें बैठ के ना, डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे कुछ देर तक, आप इसको फ़िलहाल सॉल्व करें। उन्होंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। यहाँ पे 3 तरह की कंडीशन रखी गई। एक कंडीशन में जिसके अंदर एक बंदा ही था कमरे में, दूसरी कंडीशन में जहाँ पे 3 बंदे थे कमरे में, तीसरी कंडीशन के अंदर 3 या 4 बंदे थे लेकिन 2 कॉन्फिडरेट भी थे, यानी कि एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट की टीम का हिस्सा थे। पहली कंडीशन में क्या हुआ कि एक धुआं छोड़ा गया बाहर से, वेंटिलेटर में से, खिड़की में से जो है ना एक धुआं आया, स्मोक आई वाइट कलर की। जो पहला बंदा था, अकेला बंदा था, उसने फ़ौरन नोटिस लिया, वो बाहर गया, देखा उसने, मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील की कि उसने कहा देखा कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं, कहीं आग तो नहीं लगी हुई। उसने बगैर सोचे एक इंतज़ार किए कमरे से निकल गया और देखने के लिए कि हाँ भाई क्या मसला है। दूसरी कंडीशन में जब 3 बंदे बैठे हुए थे उस कमरे में, तो तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि इनमें से कौन उठेगा, कौन देखेगा। तो उन्होंने कुछ टाइम लगाया हेल्प करने के लिए। एक आधा बंदा तो उनमें से उठ गया, लेकिन थोड़ी देर तक वो इस इंतज़ार में रहे कि शायद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शायद दूसरा बंदा उठकर इसको देख ले कि क्या मसला है, क्यों धुआं बाहर से आ रहा है। तीसरी कंडीशन के अंदर जिसके अंदर कॉन्फिडरेट थे, कॉन्फिडरेट यानी कि साइकोलॉजिस्ट टीम का जो हिस्सा थे बंदे, वो बैठे रहे, उन्होंने कोई नोटिस ही नहीं किया कि बाहर से स्मोक आ रही है या नहीं आ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो चुप करके बैठे रहे। तो जो बाकी बंदा थे उन्होंने भी नोटिस किया। अगर एक ही बंदा था ना, फ़र्ज़ करिए एक ही बंदा था, तीसरा बंदा था जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उसने कहा यार इन दोनों बंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मसलन तो फिर मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है उठ के देखने की। वो भी उनके साथ बैठा रहा, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट, उसको देखा नहीं जाके क्या मसला है। यानी कि यहाँ पे ये बात कर रहा है कि दूसरे बंदों को की देखकर हमें पता चलता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है डिफ्यूजन क्रिएट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। यानी कि हम समझते हैं कि अगर ये बंदा हेल्प नहीं कर रहा तो हमें भी ज़रूरत नहीं है हेल्प करने की, या फिर हम समझते हैं कि अगर ये बंदा है, अगर ये हेल्प करता है, वो कुछ देर के लिए देखता है कि ये बंदा हेल्प करता है या नहीं करता, अगर वो हेल्प नहीं करता तो फिर दूसरा बंदा उठ के हेल्प करने के लिए जाता है। आगे एक और एक्सपेरिमेंट है, लेटन एंड रोडिन का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक बंदे को कमरे में बिठा दिया और साथ वाले कमरे में ना टेप रिकॉर्डिंग चला दी। इस तरह आवाज़ आई कि एक गर्ल है जो कि कोई चीज़ जंप लगा रही है, जंप कर रही है, कोई चीज़ उठाने की कोशिश कर रही है। फिर क्या होता है कि वो नीचे गिर जाती है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर गिर जाती हैं। वो आवाज़ें इस तरह की क्रिएट कर रहे हैं, वो चीखती है। तो जो बंदा होता है वो फ़ौरन जाता है साथ वाले कमरे में उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन दूसरी कंडीशन में जिसमें कॉन्फिडरेट होते हैं उस बंदे के साथ, जो कि बिल्कुल नोटिस नहीं करते इस चीज़ को, उसमें हेल्पिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जब बंदा अकेला होता है तो 70% चांसेस होते हैं हेल्प के। जब कॉन्फिडरेट साथ होते हैं जो वो बंदे, जो कि उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते कि कौन आवाज़, किसको मुसीबत है, कोई मसले में परेशानी में है, वो चुप करके बैठे अपना काम करते रहते हैं, उसमें हेल्पिंग चांसेस जो हैं वो 70% होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ फिर आपको समझ आ गई होगी इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स की। यानी कि एक बंदा जो दूसरे की हेल्प करता है, उस पर दूसरे लोग जो उसके साथ वाले होते हैं, उसकी कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनका भी, उनके रद्द अमल का भी असर होता है। सेम जिस तरह हमने मिलग्राम में पढ़ा था कि एक टीचर जो है वो कंटिन्यू रखता है सवाल पूछना, तो दूसरा भी उसको देखकर सवाल पूछता रहता है, लेकिन जब वो कंटिन्यू नहीं करता, स्टॉप कर देता है, दूसरा बंदा भी फिर सवाल पूछना बंद कर देता है। यहाँ से देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये देखना कि क्या हेल्प करना सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी है और ये देखना कि दूसरे लोग भी जो मौजूद हैं वो हेल्प करेंगे, मैं भी जल्दी में हूँ। ये कहना कि ये सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है और दूसरे लोग भी इसकी हेल्प कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफ डार्ली एंड लेटन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट को मुख्तलिफ कमरों में बिठाया गया और इन्हें कहा गया कि इंटरकॉम के ज़रिए हर एक ने न्यूयॉर्क में मसाइल पर बातचीत करनी है। जब एक बंदा बात करेगा तो दूसरे उसकी बात को सुनेंगे। पहली कंडीशन में एक बंदा बात करेगा और एक ही बंदा उसकी बात को सुनेगा। दूसरी कंडीशन में 3 या 6 बंदे होंगे जो कि बारी-बारी अपनी बात करेंगे। पहली कंडीशन में एक बंदा जिसे पता है कि इसे सुनने वाला एक ही शख्स है, तो वो जब बात कर रहा होता है तो उसे चोकिंग यानी एपिलेप्सी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी वो चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस तरह भी रिएक्शन देता है एपिलेप्सी के, इस तरह के पता चलता है दूसरे बंदे को जो सुन रहा होता है उसकी बात कि इसको एपिलेप्सी के दौरे पड़े हैं। तो सुनने वाला फ़ौरन उसकी हेल्प के लिए जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि इसके अलावा कोई और नहीं है जो उसकी बात सुन रहा है। लेकिन जब 3 या 6 बंदों का एक ग्रुप होगा और एक बंदे को एपिलेप्सी का दौरा पड़ेगा, तो दूसरे जो बंदे होंगे वो सोचेंगे कि बाकी लोग भी तो हैं ना जो कि उसकी बात को सुन रहे हैं, वो भी हो सकता है उसकी हेल्प करें। इसलिए वो कुछ देर इंतज़ार करेगा, अगर कोई और हेल्प नहीं करेगा फिर उसके बाद वो उसकी हेल्प करेगा। यानी कि नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेज, हेल्पिंग डिक्रीजेज। जितने ज़्यादा बंदे होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिफ्यूजन होगी। एक बंदा कहेगा नहीं उसकी ज़िम्मेदारी है, दूसरा कहेगा नहीं जी इसकी ज़िम्मेदारी है। मतलब कि आपस में ये सोचने लग जाएंगे कि अगर ये बंदा मुसीबत में है तो इसकी हेल्प करना सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, बाकी लोग भी हैं। हो सकता है कि मैं इसकी हेल्प करूँ, मेरे से पहले दूसरे लोग इसकी हेल्प कर दें। ये चीज़ यहाँ पे बात बयान कर रहा है। आगे हमें यहाँ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जिस तरह के ऑब्जर्व किया गया कि एक ग्रुप चैट के अंदर ग्रुप चैट चल रही है, जितने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ उसके अंदर कोई बंदा हेल्प मांगता है, अगर कोई बात तो उतने लोग, जितने ज़्यादा लोग होंगे रिस्पॉन्स उतना ही कम होगा। जिस तरह के आमतौर पर आपको मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं मेरी, तो बहुत कम लोग होंगे जो कि सब्सक्राइब करेंगे। इसकी क्या वजह है? वो कहेंगे भाई हमारे सब्सक्राइब करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं नहीं करता तो कोई और कर देगा। जबकि ऐसा नहीं है, आपका एक सब्सक्रिप्शन भी मेरी वीडियो के लिए, मेरे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, इमोशनल अराउजल एंड कॉस्ट रिवार्ड असेसमेंट, पिविलियन एट अल। जब आप किसी को मुसीबत में देखते हैं तो इमोशनली इंटरनली भी आपको फील होता है कि इसकी मदद करनी चाहिए। इसे इमोशनल अराउजल कहते हैं। अगर आप किसी की मदद के लिए जाते हैं तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अगर मैं फ़लाँ शख्स की मदद कर रहा हूँ तो इस पर कॉस्ट क्या आएगी, मेरे पैसे कितने खर्च होंगे, इसके बदले में क्या रिवार्ड मिलेगा। अगर कॉस्ट ज़्यादा और रिवार्ड कम हो तो हेल्पिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। व्हाट आर द कॉस्ट टू द स्टैंडर्ड फॉर हेल्पिंग। जब किसी बंदे का एक्सीडेंट हो और हम इसकी मदद करने जाएं तो हमारी कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट में पहली चीज़ आती है टाइम, जो हम इसकी हेल्प पर स्पेंड करेंगे। सेकंड, एनर्जी, इसकी हेल्प में हम उसको उठाएंगे, उसको हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। नंबर 3, रिसोर्सेज। नंबर 4, हेल्थ। नंबर 5, अगर ज़्यादा डेंजरस मामला है तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। हु हेल्प्स, पॉजिटिव और नेगेटिव मूड इफ़ेक्ट्स हेल्पिंग। एलिस ने 1970 में इसकी एक मिसाल दी कि एक टीचर है, इसकी क्लास में बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेते हैं जिसकी वजह से इसका मूड बहुत अच्छा होता है। जब वो क्लास से बाहर जाएगा, किसी बच्चों को देखेगा जिसने बहुत मुश्किल से हैवी बुक्स उठाई होंगी, वो कुछ बुक्स इससे पकड़ लेगा ताकि आसानी से बाकी बुक्स वो बच्चा उठा सके। जब हम खुश होते हैं तो दूसरों की मदद ज़्यादा करते हैं, लेकिन नेगेटिव मूड में हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो हम किसी मसले में इन्वॉल्व होते हैं तो हम दूसरों की के मसले की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। एलिस के मुताबिक ऐसा नहीं है। लोग किसी बुरे एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो वो दूसरों की ज़्यादा मदद करते हैं क्योंकि इन्हें इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है। बैड मूड्स एंड रिलीफ सीकिंग। इसके अंदर सिंपल ये बात कर रहा है कि आइजन ने मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनके मुताबिक उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि अगर बंदे का बैड मूड होता है, बुरा मूड होता है, किसी टेंशन में होता है वो बंदा, तो अपनी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए या फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करने के लिए वो दूसरों की मदद करता है। वो दूसरों की मदद करता है, उसे खुशी मिलती है जिसकी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो कम होती है। माइकल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने कहा था कि
फीलिंग गिल्टी इंक्रीजेज हेल्पिंग। सेम वही बात जो भी मैंने बताई कि एक बंदे को ख़राब कैमरा देकर कहा जाता है कि पिक्स बनाओ, लेकिन जब उसे पिक्स नहीं बनती तो वो समझता है कि इससे कैमरा ख़राब हो गया, जबकि कैमरा तो ऑलरेडी ख़राब था, लेकिन बंदे को ये बंदा ये करता है कि समझता है कि उसने कैमरा ख़राब कर दिया। वो गिल्टी फील करता है जब वो किसी औरत को, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो किसी औरत को देखता है जिसके पास फाइल होती है और वो फाइल नीचे गिर जाती है। वो फ़ौरन भागता है और इसकी मदद के लिए, क्योंकि वो ऐसा क्यों करता है, वो अपनी गिल्ट को कम करने के लिए इसकी हेल्प करता है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो उसके माइंड के अंदर बन रही होती है, जनरेट हो रही होती है, उसको कम करने की कोशिश करता है दूसरे की मदद करने से। डिबेट ओवर द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव मूड ऑन प्रो सोशल बिहेवियर। हम बैड मूड में हों तो किसी की हेल्प इसलिए करते हैं कि शायद हमारा मूड अच्छा हो जाए। अगर कॉस्ट ज़्यादा और रिवार्ड कम हो तो हम हेल्पिंग नहीं करेंगे। अगर कॉस्ट कम और रिवार्ड ज़्यादा हो या फिर दोनों बराबर हो तो हम हेल्प करेंगे, अगले बंदे की चांसेस बढ़ जाते हैं हेल्प के। आमतौर पर बैड मूड में बंदे अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन अगर हम एक्सट्रीम डिप्रेशन में हैं तो हमें सिर्फ अपनी ही पड़ी होगी, दूसरों को हम नोटिस नहीं करेंगे। व्यूअर्स, PSY 403 का लेसन 38 कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। अच्छा, ये चीज़ जो है ये पूरा एक मॉडल बनाया गया है गुड मूड का और बैड मूड का, आप देख लीजिएगा अगर आपने पढ़ना हुआ तो। लेकिन जो चीज़ें इसके अंदर थी वो सारी मैंने ऊपर डिस्कस कर हो गई हैं, सारी बता दी मैंने आपको। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।